ये आकाशवाणी है। कहीं देर न हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की 9वीं कड़ी, बाढ़ की विभीषिका। कुदरत के संग मनमानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। दीदी क्या हो रहा है? हे भगवान, हर जगह पानी ही पानी है। घर के चारों ओर भी पानी ही नजर आने लगा है। दीदी वो देखो, आंधी तूफान में हमारी इस झोपड़ी की छत का बड़ा हिस्सा भी उड़ गया। घर की कमजोर दीवारें भी कांप रही हैं दीदी। ओह, इतनी मूसलाधार बारिश मैंने आज तक नहीं देखी। माँ कहाँ है राकेश? माँ तो सामान समेट रही है, शायद हमें यहाँ से जाना होगा दीदी। और पिताजी? वो तो नदी के हाल देखने के लिए बाहर गए थे। दीदी वो देखो, पिताजी वापस आ रहे हैं। वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पिताजी राकेश पिताजी। मीना तुम्हारी माँ कहाँ है? हमें जल्दी इस जगह को छोड़ना होगा। अरे मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? नदी की स्थिति कैसी है? हालात तो बेहद खराब है सुमन। कोसी नदी पूरे उफान में है, तटबंध टूटने लगे हैं, पानी हमारे गांव में भी घुस आया है। क्या बात कर रहे हो? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हर कोई इस जगह को छोड़ने की जल्दी में है। इस्माइल, विपिन, सुरेश के घर नदी में समा गए हैं। गांव के तमाम पशु भी बाढ़ के पानी में बह गए हैं। बस यूं समझ लो कि हमारे पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। पिताजी पानी हमारे घर की ओर आ रहा है। पिताजी बेटा, पानी तो काफी तेजी से आ रहा है। सुमन जल्दी करो। मैंने भी अपनी जल्दी करो। अरे मैंने कर ली है, अपने हिसाब से सारी तैयारी कर ली है और कुछ जरूरी कपड़ों को प्लास्टिक की शीट में लपेट लिया है और साथ में रुपए भी प्लास्टिक की थैली में सुरक्षित रख लिए हैं। ठीक है, पानी भी लगातार जा रहा है। लेकिन पिताजी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। इसकी चिंता मत करो, प्लास्टिक की शीट से खुद को ढक लो और अपने भाई का हाथ पकड़ो। चलो। और आज शांत हो जाइए सब लोग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सर फाइन। वी आर गुड सर। गुड। शुरू करें क्या? जी सर जी। वेरी गुड। तो आज हम पिछले लेक्चर की बात को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा हम लोग भारत में आने वाली बाढ़ पर चर्चा कर रहे थे, याद है? जी सर, याद है। शाबाश, वेरी गुड। श्रेया जी सर। तुम बताओ कि बाढ़ क्यों आती? सर, एक वजह तो ये है कि बहुत ज्यादा बारिश, तूफान, चक्रवात और हाँ, ठीक है, तुम बैठ जाओ। विवेक। यस सर। जरा तुम इन कारणों को विस्तार से बताओ। जी सर, बहुत ज्यादा बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। इस वजह से नदियों के किनारों पर काफी ज्यादा दबाव बनने लगता है। ऐसे में कमजोर तटबंधों को तोड़ता हुआ पानी गांवों और शहरों में घुस आता है। शाबाश, थैंक यू सर। बहुत अच्छे, थैंक यू। अच्छा, तुम इसके कुछ उदाहरण दे सकते हो? सर, ये स्थिति तो नदी के किसी भी किनारे पर या यूं कहिए कि कहीं भी हो सकती है। सर, भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों की जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, उनमें बाढ़ का ज्यादा खतरा रहता है सर। बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में खासतौर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और झारखंड शामिल है सर। हाँ, लेकिन नरेश, आपने तो पश्चिम बंगाल को छोड़ ही दिया। शाबाश श्रेया।
अब वास्तव में पश्चिम बंगाल तो हमारे देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। लेकिन सर वहाँ ऐसा क्या है? बताता हूँ। दरअसल इसकी वजह पश्चिम बंगाल की अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति है। पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ हिमालयी श्रृंखला के पहाड़ भी हैं और समुद्री तट भी है। अच्छा। पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र हिमालयी नदियों की वजह से बाढ़ की चपेट में रहता है और दक्षिणी भाग गंगा के डेल्टा और मशहूर सुंदरवन से घिरा हुआ है, जिसमें गंगा और कई ज्वारीय जल धाराओं का जाल बिछा है। बस यही वजह है कि यहाँ ज्वार और बारिश दोनों ही वजहों से बाढ़ का खतरा बना रहता है। विवेक। यस सर। क्या तुम कुछ ऐसी नदियों के नाम बता सकते हो जो हिमालय में ग्लेशियरों से निकलती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं? ऐसी नदियाँ जो हिमालय में ग्लेशियरों से निकलती हैं। कोई और है जो ये बता सके? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर नदियां हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सतलुज, ब्यास, झेलम, कोसी, घाघरा, गंडक। गंडक। अच्छा गंडक। हाँ बैठ जाओ। थैंक यू सर। सर उत्तर भारत की नदियों की बात तो हो गई, मध्य भारत और दक्षिणी भारत की नदियों के बारे में भी कुछ बताइए ना सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो दक्षिण और मध्य भारत की कई नदियां बाढ़ के लिए बदनाम रही हैं। इनमें सोन, महानदी, बैतरणी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी समेत कई नदियां शामिल हैं। अच्छा। लेकिन सर क्या केवल भारी वर्षा ही बाढ़ की इकलौती वजह है? नहीं श्रेया, दूसरे भी कई कारण हैं जो बाढ़ की वजह बनते हैं। वो कौन से सर? समुद्र तटीय इलाकों में भूकंप भी सुनामी और बाढ़ की वजह बनते हैं। हाँ जैसे कि सन 2004 में हो चुका है। और हाँ सन 2013 में उत्तराखंड में चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने और बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि सन 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो एक फ्लैश फ्लड थी। हाँ ये सही बात है। फ्लैश फ्लड के दौरान छोटी और संकरी घाटियों में बड़ी तादाद में पानी तेजी से निचले इलाकों में बहने लगता है। अच्छा। और ऐसा आमतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों में होता है। सर कभी ऐसी बाढ़ भी आती है जो कुदरती ना हो? सुनो। अच्छा शुक्र है तुमने सवाल तो पूछा। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है। बांधों और बैराज की सुरक्षा के लिए कई बार बढ़े हुए पानी को छोड़ना मजबूरी हो जाता है और इस पानी की वजह से आसपास के गांव और खेत पानी में डूब जाते हैं। अच्छा। इस तरह पैदा हुए बाढ़ के हालात कुदरती वजहों से नहीं बल्कि इंसानी होते हैं। अच्छा। सन 2015 में पश्चिम बंगाल में आई हुई बाढ़ भी इसी तरह की थी। सर आपने बताया कि सन 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ की वजह बादल का फटना था, लेकिन मैंने कुछ जगह पढ़ा है कि ऐसी स्थिति इंसानी वजहों से पैदा होती है। अच्छा तुम पढ़ते भी हो। हाँ देखो ये सही बात है और ये बहुत ही अहम मसला है। ये सच है कि उत्तराखंड में आई उस तबाही की तत्कालीन वजह बादल का फटना थी, लेकिन उसके मूल में दूसरे कई कारण रहे हैं। जैसे सर? केदारनाथ के इलाके में पारिस्थितिक तंत्र काफी बिगड़ गया था। वहाँ पर्यटन में काफी तेजी आने की वजह से विकास का बेकाबू रूप नजर आने लगा था। संवेदनशील इलाकों में तमाम जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ बहुमंजिली इमारतों और बड़े बड़े होटलों के निर्माण ने हालत को और बिगाड़ दिया था। बस यही वजह थी कि तेज बारिश के दौरान मलबे को निकासी का कोई रास्ता ही नहीं मिला और नतीजा ये रहा कि तमाम होटल, मकान और गांव कई फीट मलबे के ढेर में दफन हो गए। बाढ़ कुदरती वजहों से आए या फिर इंसानी गतिविधियों के कारण, इसका दर्द तो पीड़ितों को झेलना ही पड़ता है। सरकारें बाढ़ से निपटने के लिए तमाम इंतजाम करती हैं। बैराज और तटबंध बनाए जाते हैं। बाढ़ के दौरान राहत शिविरों के जरिए मदद की जाती है और अत्याधुनिक चेतावनी प्रणालियों के जरिए नुकसान को कम करने की कोशिशें भी की जाती हैं। अरे भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना? है? कुछ ही देर में विधायक साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। लगता है वो आ ही गए। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए नमस्कार सर। नमस्कार। विजय जी। जी सर
मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। ये देखो। जी क्या है सर ये? ओह, ये तो मौसम विभाग की रिपोर्ट है सर। जी हाँ, ये मौसम विभाग की रिपोर्ट है और ये आज ही सुबह मुझे मिली है। क्या कह रही है ये रिपोर्ट? बिहार और उड़ीसा के आसपास के तेज दबाव का केंद्र बन रहा है। इस समूचे इलाके में तेज बारिश की आशंका है। सर रिपोर्ट में तो हमारा ये इलाका भी दिखाया गया है। हाँ, यही तो चिंता की बात है। आप तो देख ही रहे हैं कि कई जगह हल्की बारिश शुरू भी हो चुकी है। ये तो काफी चिंता की बात है सर। इस इलाके के तमाम तालाब पहले से भी लबालब भरे पड़े हैं सर। अब और बारिश का मतलब है कि शहर के पास के मुख्य जलाशय की दीवारें इस दबाव को सहन कर भी सकेंगी या नहीं? सर इसी बात को लेकर तो मैं भी चिंता में हूँ। दीवारें और बैराज के फाटक पहले से ही काफी सारा दबाव झेल रहे हैं सर। ये दबाव और बढ़ा तो हालात बेकाबू हो जाएंगे सर। इंजीनियर विजय, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना? जी, लेकिन हकीकत भी तो यही है सर। तो अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है। हमारे बैराज के फाटक खोलने होंगे। फाटक खोलने का मतलब है कि आसपास के गांव में बाढ़, तब तो काफी नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा अब? सर परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को जल्द ही सरकार के नुमाइंदों के साथ एक आपात बैठक करनी होगी। जी सर। बैराज के गेट खोलने से पहले सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जी सर। हेलो, हाँ कौन? बताइए इंजीनियर केशव जी। क्या हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं? पानी का दबाव बढ़ने की वजह से बैराज के गेट कांपने लगे। क्या आपको डर है कि कहीं टूट न जाएं? हो, आप अभी मौके पर ही हैं। तुम हालात पर वहीं नजर बनाए रखो। क्या पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है? तटबंधों की पूरी ऊंचाई तक पानी भर चुका है। कुछ करना होगा। क्या बैराज का एक फाटक खोलना होगा? तुम वहीं रुको, हालात पर नजर बनाए रखो। मैं अभी इंजीनियर विजय के साथ हूं। मैं अभी उनसे बात करके तुम्हें खबर करता हूं। क्या हुआ सर? अरे वही हो रहा है जिसका हमको डर था। इंजीनियर केशव थे फोन पर। जी। उन्होंने बताया है कि यही हालात रहे तो बैराज के फाटक कहीं टूट न जाएं। हमारे पास उनको खोलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। सर हमें जल्दी ही एक आपात बैठक बुलानी होगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या सर? फाटक खोलने का नतीजा तो आप जानते ही हैं ना इंजीनियर विजय। जी सर। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाएगा और जान माल का कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा है आपको? जी सर। पिछली बार की बाढ़ में मैंने क्या देखा आपको मालूम है? क्या सर? पानी की तेज धार में एक बच्चा बहे जा रहा था और उसे बचाने के लिए उसकी मां पानी में कूद पड़ी। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या होना था, दोनों दूर तक बहते ही रहे। मेरे कानों में उनकी वो दर्दनाक चीख अब तक गूंजती रहती है। वो हालात एक बुरे सपने की तरह मेरे दिल और दिमाग में अब तक दर्ज है। अब तक ओहो, क्या करूं? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है बैराज के फाटक खोलने ही पड़ेंगे। अरे रामू, गेट नंबर 1 को खोल दो। जी सर। श्याम, एक काम करो, तुम गेट नंबर 2 को भी खोल दो। ठीक है सर। तीसरा गेट भी खोलना पड़ेगा। अरे तीसरा, चौथा, पांचवा सारे गेट खोल दो। ठीक है सर, सारे खोल देंगे। हमारे घर खत्म हो चुके हैं। पूरी खेती तबाह हो गई है। या खुदा, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम सब? हे भगवान, हमारी मदद करो। हर जगह पानी ही पानी, क्या खाएंगे अब हम? मेरे तो सारे जानवर इस बाढ़ में बह गए, अब क्या करूं? अरे वो देखो, कुछ वर्दीधारी लोग हमारी ओर ही आ रहे हैं। हाँ,
कहीं वो पुलिस वाले तो नहीं? नहीं, देखो देखो, उनके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, रस्सियां, जाल और प्लास्टिक की शीट भी। वो सेना के लोग भी तो हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। कौन है आप लोग? मैं सुरेश हूँ और ये सभी मेरे साथी हैं। आपने एनडीआरएफ के बारे में तो सुना होगा। एनडीआरएफ? जी, हम लोग एनडीआरएफ के जवान हैं। आप हमारी किस तरह की सहायता कर पाएंगे? देखिए, हमारे पास बाढ़ के दौरान लोगों की मदद करने के लिए तमाम जीवन रक्षक उपकरण हैं। इसके अलावा हमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और पीड़ितों के प्राथमिक उपचार की भी ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग ऐसी ही हालात में बचाव में काम करती है। घबराइए मत, हम उसे बचा लेंगे। यही हमारी ड्यूटी है। अरे शेख, पूनम, ज्योति, जल्दी करो, बाहर निकालो, जल्दी करो। ठीक है बहन जी, रो मत, हमने आपके बच्चे को बचा लिया। वो देखिए, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा। सुरेश भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जवानों, आपने तो गजब कर दिया भैया, बहुत धन्यवाद आपका। अरे इधर क्यों लाइन में क्यों नहीं आते आप लोग? सब लोग थोड़ा लाइन में रहिए, उधर लाइन में रहिए। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? सबको मिलेगा खाना, सबको मिलेगा। अरे रोटी दो भैया, रोटी नहीं जा रहे हो? हाँ, पिताजी, ये हम लोग कहाँ आ गए? यहाँ तो तमाम टेंट ही टेंट नजर आ रहे हैं और यहाँ देखिए भीड़ भी काफी है। क्या हमें यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी पिताजी? पिछली रात से हम लोग चलने में ही हैं। हाँ पिताजी, मैं तो काफी थक चुका हूँ और मैं बहुत भूख। अरे बेटा, ये एक बाढ़ राहत कैंप है, सरकार की ओर से इसे हमारे जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। अच्छा, हाँ। राहत कैंप, इसका मतलब ये हुआ कि हमें खाना पीना मिल जाएगा। इस सब की हमें काफी जरूरत है। हाँ, देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ बाढ़ पीड़ितों के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन? हाँ, वो देखो सामने ही रजिस्ट्रेशन डेस्क नजर आ रही है। हाँ। तुम दोनों अपनी मम्मी के साथ यहीं रुको, मैं रजिस्ट्रेशन करा के आता हूँ। ठीक है? जी पिताजी। भैया, 11 नंबर कहाँ है? 15 नंबर कहाँ है भैया? पिताजी, वो रहा टेंट नंबर 20, वो हमारा टेंट है। हाँ। वो देखो कितना बड़ा टेंट है ये। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं पिताजी, पर ऐसे में हम कहाँ रहेंगे? अरे वो हम उस कोने में रहेंगे भाई। कोने में? हाँ। कोने में पिताजी? हाँ। इतने सारे लोगों के साथ? हाँ, हमारे पास और दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। तुम चिंता मत करो, हमारे पास ये प्लास्टिक की शीट भी है। दूसरे परिवारों की तरह हम भी इसका पर्दा बनाकर रह लेंगे। देखो, सुनो मेरी बात सुनो। हमें रहने को टेंट मिल गया है और खाने पीने का इंतजाम भी हो गया है। ऐसे हालात में भला और क्या हो सकता है? पर माँ, ओहो, ऐसी स्थिति में घर की तरह आराम मिलना तो संभव नहीं है ना। सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कपिल सिंह, जी, मैं हूँ कपिल सिंह, मैं हूँ जी। आप हैं कपिल सिंह? जी। देखिए, मैं चेक करने के लिए आया हूँ और मैं इस राहत कैंप का इंचार्ज हूँ। आपके साथ कितने लोग हैं? जी, हम लोग 4 लोग हैं। एक मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। 2, 3 और 1, 4। ठीक है, आप लोग रोज सुबह 7 बजे अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। जी। और पास ही में रसोई है, खाने का सारा इंतजाम वही है। सुन रहे हैं आप? जी, मैं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ए भगवान,
हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे देखो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मेरा नाम मीना है। ओके, देखो मैं पीयूष हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? हमने बाढ़ पे अपना सब कुछ गंवा दिया, हमारा घर, हमारा सामान, सब कुछ खत्म हो गया। अरे मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। अच्छा ऐसा है, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। हाँ मीना, देखो रोना धोना हमारी इस परेशानी का समाधान नहीं है। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। ओह, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो पीयूष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं तो 12वीं में पढ़ता हूँ। और तुम? मैं 11वीं में। मेरी तो सारी कॉपी किताबें भी इस बाढ़ की भेंट चढ़ गईं। चिंता मत करो, मैं प्लास्टिक शीट में लपेटकर कुछ किताबें साथ लाई हूँ, शायद तुम्हारे भी कुछ काम आ जाए। नहीं, मैं तो चिंतित बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बाढ़ के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। सकारात्मक पहलू? वो क्या? देखो, ये सच है कि बाढ़ से खेती को काफी नुकसान होता है। हाँ। लेकिन ये भी सच है कि बाढ़ की बदौलत ही बेहतर खेतों का निर्माण भी होता है। अच्छा, वो कैसे भला? देखो, बाढ़ के बाद जमीन में उपजाऊ मिट्टी का जमाव हो जाता है। हाँ। और जब धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतर जाता है, तब जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। और सही मायने में देखा जाए तो गंगा के डेल्टा की पूरी उपजाऊ जमीन की असल वजह भी बाढ़ ही है। सही कहा पीयूष तुमने। बाढ़ न सिर्फ खेती के लिए सकारात्मक है, बल्कि इसने मेरी सोच को भी एक नई दिशा दी है। बातों बातों में पता ही नहीं चला सूरज छिपने को है और जल्द ही अंधेरा भी हो जाएगा। हाँ पीयूष, हमें टेंट की ओर लौटना चाहिए, वरना मेरी मम्मी को चिंता होने लगेगी। वैसे कौन से टेंट में रुके हो? मेरे टेंट का नंबर 28 है। 28 मतलब कि हमारे टेंट से 8 टेंट की दूरी पर। ठीक है पीयूष, जल्दी फिर मुलाकात होगी। पक्का मुलाकात होगी। बाय 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 बाय। मम्मी क्या हुआ राकेश, क्या परेशानी है? माँ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सुबह मुझे दस्त भी हुए थे माँ। अच्छा, अजी सुनते हो? अरे देखो तो इसको क्या हो रहा है। क्या हो गया? देखो तो। पापा पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, कब से? सुबह से पापा। अच्छा, तो देखो घबराओ मत बिल्कुल। देखो भाई, ऐसा है, इसको ना अभी लेके चलते हैं वहाँ पर, और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल। देखो आओ, ये देखो पास में ही मेडिकल टीम बैठी है, आओ चलो वही चलते हैं। अरे मेरे बेटा, अब मेरे साथ जाओ साथ में, जाओ भाई के साथ। आ जाओ, आराम से ध्यान से। डॉक्टर साहब नमस्ते। ये मेरा बेटा है राकेश, 14 साल का है सर। जरा इसको देखिए तो सही। क्या दिक्कत हो रही है बेटा? डॉक्टर अंकल, मेरे पेट में काफी तेज दर्द हो रहा है, मुझे दस्त भी हो रहे हैं। हाँ ठीक है, इधर आओ, लेट जाओ यहाँ। हाँ, यहाँ दर्द है? हाँ ठीक है। हाँ बस ठीक है, ठीक हो जाओगे। देखिए, मेरे ख्याल से इनको डायरिया हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें लगातार दीजिएगा, और साथ में ORS के कुछ पाउच भी हैं, उन्हें भी दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन अगर आप आने में देर कर देते तो शायद परेशानी बढ़ जाती है। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? देखिए, डायरिया और पेट संबंधी दिक्कतें बाढ़ के दौरान होने वाली बेहद आम बीमारियां हैं। इसका मुख्य कारण बाढ़ के दौरान खाने और पानी का संक्रमित होना है। अच्छा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अपने बेटे को वक्त पर मेरे पास ले आए हैं, वो दवाओं और ORS की घोल से ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर अंकल, ये ORS क्या होता है? ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अच्छा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स और डेक्सट्रोज का मिश्रण होता है, जिसकी मदद से हमारे शरीर के जरूरी कार्य सहजता से चलते हैं। डायरिया के दौरान शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। ऐसे में सादा पानी पीने के बजाय ORS का घोल काफी मददगार होता है। ये काफी महंगा होता है क्या? नहीं, ये काफी सस्ता है।
देखा जाए तो ORS की मदद से गरीब देशों में डायरिया से होने वाली मौतों में काफी कमी आई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो ORS को डायरिया के उपचार के लिए एक जरूरी दवा के रूप में निर्धारित किया है। अच्छा। डॉक्टर अंकल देखिएगा, मैं भी ना बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूंगा। हाँ हाँ जरूर बनिएगा, पहले आप ठीक हो जाइए फिर डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर साहब, मरीज को ORS किस तरह दिया जाता है? देखिए इसके पाउच पर ये सब लिखा हुआ है जी। 1 लीटर उबले हुए पानी में ORS का एक पैकेट डालकर घोल लीजिए, इसे कुछ घंटों के अंतराल में पिला दीजिए। ठीक है। और ध्यान रहे 24 घंटों के दरमियान 3 पाउच से ज्यादा ORS नहीं लेना है। बहुत अच्छा। बस आप आराम से दवाई दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर अंकल। थैंक यू। चलो पापा, ORS भी पीना है। हाँ ठीक है, बाय बाय, सी यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नेक्स्ट। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 9वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख और अनुसंधान डॉक्टर कौस्तुभ चौधरी का, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली, समन्वय डॉक्टर R गोपीचंद्रन और डॉक्टर BK त्यागी, निर्देशन डॉक्टर RS यादव, प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे मंजू आलोक, तिलक राज, जीतू सिंह, सेवी, ऋषि उनियाल, उमेश दीक्षित, अनुराग अरोड़ा और नेहा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत की नदियां कहां से निकलती हैं? और दूसरा प्रश्न है, ORS घोल किस बीमारी में दिया जाता है? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, पिन कोड 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vignanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ आप अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय आदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।